दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और बीजेपी की कई राज्यों में बहुत दुर्गति हुई है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये तीन राज्य प्रमुखता से उनमें से हैं, तब से एक शब्द लगातार सुनाई दे रहा है बीजेपी के अंदर से, गद्दारी 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 हुई, खासतौर पर यूपी से। और बार बार भीतरघात की खबरें आ रही हैं कि हमें अपनों ने हराया, हमारे हराने का इंतजाम तो पार्टी के अंदर हमारे साथ भीतरघात हो गया। तब ये माना जा रहा था कि अब बैठकर बीजेपी मंथन करेगी। अब तो आरएसएस का भी डंडा चल रहा है खूब। तो सवाल ये कि क्या बीजेपी में मंथन हो रहा है? अगर मंथन हो रहा है तो उसका नतीजा ये है क्या? बीजेपी के लिए कहा जाता है दोस्तों कि बीजेपी जब हारती है ना तो बैठकर मतलब तलवारें खींच लेती है और फिर किसी को छोड़ती नहीं है। गाज गिराने में किसी की गर्दन बचती नहीं है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों कि ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस चुनाव में एक मुद्दे पर जनता ने एकदम क्रॉस लगा दिया है, मतलब बिल्कुल नकार दिया जनता ने उस तरह की पॉलिटिक्स को, और वो है दल बदलू पॉलिटिक्स। लेकिन ठीक हरियाणा चुनाव में, उस हरियाणा में जहां बीजेपी से कांग्रेस ने 5 सीटें छीन ली, 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, 10 में से 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और 5 बीजेपी को मिली हैं। लेकिन उस हरियाणा जहां अक्टूबर में चुनाव है, वहां से बीजेपी खेमे से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आई। दोस्तों, कांग्रेस की 5 बार विधायक किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी और अपनी बेटी के साथ बाकायदा बीजेपी दफ्तर जाकर कुछ इस तरह से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 5 बार से विधायक हैं, 5 बार से। भिवानी महेंद्रगढ़ वाले इलाके में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। और किरण चौधरी कद्दावर नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बहू हैं, और उनके पति भी सुरेंद्र सिंह हरियाणा के कृषि मंत्री रहे। बहुत बड़े परिवार से आती हैं। आप कह सकते हैं हरियाणा के जो एक निर्माता के तौर पर चौधरी बंसीलाल को याद रखा जाता है, और खांटी कांग्रेसी रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई, इनको मंत्री बनाया गया, बड़े पदों पर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी विधानसभा के अंदर इन्होंने कांग्रेस की नुमाइंदगी की है। लेकिन आप कह सकते हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ ये वो इलाका है हरियाणा का जहां पर मुख्य तौर पर इनका प्रभाव रहता है। और ठीक चुनाव से पहले इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और कहां शामिल हो गई? बीजेपी में शामिल हो गई। मतलब आप सोचिए, पूरी पॉलिटिक्स, पूरे जीवन भर पॉलिटिक्स की, इनके पूरे परिवार ने जीवन भर पॉलिटिक्स की कांग्रेस की, और अब बीजेपी में शामिल हो गई। आप कहेंगे कुमकुम क्या बड़ी बात है, चुनाव से पहले तो दल बदल चलता रहता है, हो सकता है बीजेपी के भी कुछ नेता कांग्रेस में जाएं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी इसीलिए होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसी हरियाणा से एक बहुत ही खतरनाक खबर निकल कर आई है, जिसके बारे में बीजेपी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और ये खबर देखिए आप दोस्तों, हरियाणा में एक वक्त में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक तंवर। हालांकि इनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा था, लेकिन इन्होंने उस पार्टी को छोड़ा जिस पार्टी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उस पार्टी को छोड़कर इन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। सिरसा से बीजेपी ने इनको टिकट दिया, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं। सिरसा से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव हार गए। अशोक तंवर चुनाव हारे हैं। कांग्रेस छोड़कर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा के एक और चेहरा मैं आपको दिखा देती हूँ। हिसार से, हरियाणा से रणजीत सिंह चौटाला ने, कांग्रेस इनकी पुरानी पार्टी थी, बीजेपी का इन्होंने दामन थामा था, ये भी चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए। आगे बढ़ जाइए, हरियाणा से आगे बढ़कर मैं आपको कुछ और राज्यों का सूरत हाल दिखाती हूँ। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बांसवाड़ा राजस्थान से, इनकी पुरानी पार्टी भी कांग्रेस थी, बीजेपी का दामन थामा था, टिकट मिला, चुनाव हार गए। देखते जाइए, लिस्ट लंबी है। पंजाब से, लुधियाना पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के थे, बीजेपी में गए, टिकट मिला, चुनाव हार गए। हालांकि मोदी जी ने बाद में इनको अपनी कैबिनेट में शामिल किया। इसके अलावा दोस्तों, तापस रॉय पश्चिम बंगाल में, कोलकाता सीट उत्तर पश्चिम बंगाल में जो आती है, तापस रॉय टीएमसी में थे, बीजेपी में गए, बीजेपी ने टिकट भी दिया और उसके बाद चुनाव हार गए। तो एक लंबी लिस्ट है दोस्तों, ये तो मैंने कुछ बड़े नाम आपके सामने रखे हैं, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें ठीक चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों से लोग बीजेपी में आए और वो हार गए चुनाव, कोई फायदा नहीं हुआ। और ऐसी क्षति दूसरी पार्टियों को भी हुई है, ऐसा नुकसान दूसरी पार्टियों को भी हुआ है। लेकिन हम बीजेपी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किरण चौधरी अभी बीजेपी में शामिल हुई हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चलिए मान लिया किरण चौधरी बहुत बड़ी नेता हैं, वो अपने दम पर हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ वाले इलाके में प्रभाव रखती है, तो क्या बीजेपी के पास 10 साल सरकार चलाने के बाद हरियाणा में कोई ऐसा नेता नहीं है? बाहर से आयातित नेताओं से क्यों काम चलाना पड़ रहा है बीजेपी को? अब तो बीजेपी 10 साल सरकार चला चुकी ना हरियाणा में। इसके अलावा दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहती हूँ। किरण चौधरी अगर
बीजेपी में शामिल हुई हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आएंगी, बड़ी नेता हैं। तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता उस इलाके में इंतजार कर रहा था कि शायद उसका नंबर आए, उसको टिकट मिले, उसको टिकट मिलेगा, किरण चौधरी की बेटी को टिकट मिलेगा, जो कि चाहती थी कि इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन उनका ये कहना है, किरण चौधरी के गुट का ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी की चली नहीं और इसी वजह से उनको टिकट मिला नहीं गया। तो अब आप किरण चौधरी आई हैं तो कोई बातचीत हुई होगी तभी आई हैं बीजेपी में। तो किरण चौधरी को जब टिकट मिलेगा तो इस इलाके के जो बेचारे बीजेपी कार्यकर्ता जो झंडा बुलंद किए हुए हैं उनका क्या हश्र होगा। इसी को कहते हैं भीतरघात। ये ऐसे ही हालात बनते हैं जब पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी को हराने में जुट जाता है, क्योंकि वो ये देखता है कि इतने साल मैंने पार्टी का झंडा उठाया, एन चुनाव से पहले दूसरी पार्टी से लोग आते हैं और चुनाव वही लड़ते हैं। जब चुनाव बाहर वालों ने लड़ना है तो हम पार्टी का झंडा क्यों उठाएं, इससे मोराल डाउन होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, हरियाणा में तो बीजेपी की वैसे ही हालत खराब है दोस्तों। ठीक चुनाव से पहले सीएम सहित पूरी की पूरी कैबिनेट को साफ कर दिया गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है मनोहर लाल खट्टर इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी की मट्टी पलीत करने में संगठन के तौर पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिस बीजेपी ने 2014 में मोदी लहर में सवार होकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा में, तो हरियाणा में उस वक्त बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं था, जेजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी। उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर को सीएम के तौर पर रिपीट किया गया। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के पुराने साथी रहे हैं। और अब चुनाव से पहले जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो सैनी साहब भी अपनी बिरादरी के अलावा हरियाणा में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर अगर बीजेपी के लिए पूरे हरियाणा में प्रचार करेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अंत में मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ना पड़ेगा चुनाव। तो सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी के चेहरे को तो इस लोकसभा चुनाव में ही रिजेक्ट कर दिया हरियाणा के लोगों ने। हालांकि किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने में बहुत सी कमियां कांग्रेस के जो संगठन है उसमें भी दिखाई देती हैं। किरण चौधरी शुरुआत से ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विरोधी मानी जाती हैं और किरण चौधरी के लिए माना जाता है कि जिस वक्त वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री थी तो मंत्रालय भी अपने हिसाब से चलाती थी। तो जाहिर सी बात है दोनों की अदावत है और बड़े नेताओं की पार्टी के अंदर अदावत रहती है और बहुत हद तक पार्टी आलाकमान भी चाहता है कि अदावत रहे। बड़े नेताओं का टकराव नहीं होगा तो पार्टी आलाकमान के पास ये लोग जाएंगे कैसे? तो ये पार्टी पॉलिटिक्स होती है, सब पार्टियों के अंदर होती है ये। और किरण चौधरी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी से काफी अच्छी बातचीत भी है। उसके बावजूद भी ठीक चुनाव से पहले किरण चौधरी को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? ये बात तो सही है दोस्तों कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टिकटों में चली है, इसको लेकर अभी चुनाव के बाद कुमारी शैलजा ने भी ये बयान दिया कि एक शख्स की अगर इस तरह से ना चलती तो हरियाणा में हम और सीटें जीतते। किरण चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि पार्टी एक प्रॉपर्टी बनकर रह गई है। मतलब बिना नाम लिए उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। इसकी शिकायत बहुत से लोग करते हैं कि हुड्डा साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और काफी हद तक उन्हें साइडलाइन करने की पिछले कुछ सालों में कोशिश भी की कांग्रेस ने। लेकिन उससे हुआ क्या? कांग्रेस को अल्टीमेटली नुकसान ही हुआ ना। कांग्रेस चाहती तो 2019 के विधानसभा चुनाव में वापसी कर सकती थी। हरियाणा वो राज्य है जहां कांग्रेस के पास अच्छा खासा संगठन है, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाई। तो कांग्रेस तमाम अंतर्विरोधों के बाद अगर ये तय करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ही उसको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो क्या इस तरह के झटकों के लिए आगे भी वो तैयार रहेगी? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस को तो इससे झटका लगेगा ही लगेगा और कांग्रेस उसको कैसे पूरा करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी को ऑन अ लार्जर नोट इससे क्या फायदा होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड देखने को मिला कि दल बदलुओं को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, क्या इस बार कहीं विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ना हो जाए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।